नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 4 फरवरी 2023 दिन शनिवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। जींद वासियों को मिली मनोहर सौगात, बताएंगे क्या मिला है जींद वासियों को सौगात में। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए आई बम्पर भर्ती, जानेंगे पूरी रिपोर्ट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं को डेटशीट में किया बदलाव। फरीदाबाद में हुआ सूरजकुंड मेले का आगाज प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर रात 10:30 बजे तक चलेगा। हरियाणा सरकार देगी अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण। हरियाणा में MBBS पाठ्यक्रम में आयुर्वेद को शामिल किया जाएगा। सोनाली फोगाट मर्डर केस, साजिश के आरोपी सुखविंदर की जमानत पर फैसला टला। गोवा कोर्ट में बहस, अगली सुनवाई 8 को। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर होगा रसूलपुर मेडिकल कॉलेज का नाम। चरखी दादरी के लिए अच्छी खबर, महेंद्रगढ़ चौक से 152D तक बनेगी 4 लेन सड़क। प्रवासी हरियाणवियों पर JJP की नजर, चेन्नई दौरे पर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला संगठन खड़ा करने की तैयारी में जुटे। बजट सत्र से पहले सड़कों पर उतरेंगे रोडवेज कर्मी। हरियाणा में OPS की मांग को लेकर देंगे धरना, 14 से आंदोलन की है तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली बम्पर वैकेंसी, 10वीं पास उम्मीदवार 17 फरवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों के लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब 12,523 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 17 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर व फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। कांस्टेबल के पदों पर बात करें तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की आयु कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 27 साल होनी चाहिए। वहीं रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने में छूट दी गई है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जा सकते हैं। विवाह सगुन योजना का पोर्टल खुला, पिछले साल वंचित रहे पात्र कर सकते हैं आवेदन। मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के लिए जो आवेदक गत वर्ष जुलाई और अगस्त महीने में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब फरवरी और मार्च महीने में आवेदन कर सकते हैं। दादरी के जिला कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2022 के दौरान जुलाई व अगस्त महीने में विवाह सगुन योजना का पोर्टल शादी ईतिजा तकनीकी कारणों से बंद रहा था। इस दौरान जिन दंपतियों का विवाह मई और जून माह में हुआ था, वे जुलाई व अगस्त महीने में इस योजना के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए थे। जिला कल्याण विभाग ने उनको एक बार फिर से आवेदन करने का अवसर दिया है। पिछले साल मई और जून महीने में जिन युवाओं की शादी हुई थी और जो अपने विवाह का पंजीकरण करवा चुके हैं, वे इस साल फरवरी एवं मार्च महीने में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में विधवा महिला, अनुसूचित वर्ग, BPL परिवारों के पात्र बेटे की शादी होने के बाद सरकार की सगुन की राशि का लाभ ले सकते हैं। इसमें 31,000 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की 646वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला जींद के नरवाने में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि फतेहाबाद के गांव रसूलपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि उनके जीवन का अध्ययन कर उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया जा सके। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से पीपली के पास एक स्मारक बनाने के लिए जमीन की पहचान की गई है, जिस पर गुरु रविदास जी के नाम से एक बड़ा स्मारक बनाया जाएगा, जहां छात्रावास भी होगा और स्कूल भी होगा। मनोहर लाल ने नरवाना में संत रविदास धर्मशाला के जीर्णोद्धार के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में गाँव में लाइब्रेरी खोलने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार भी गाँव में पुस्तकालय बनाने पर जोर दे रही है। जिन गाँव से पुस्तकालय खोलने की मांग आएगी, उन्हें पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जींद विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से अटल पार्क, वहीं 5 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से जींद कॉलोनी में सड़कों की मरम्मत, वहीं 4 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से फेरन कला में स्थापित 33 kV सब स्टेशन, वहीं 1 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से उचाना खुर्द में स्थापित कम्युनिटी सेंटर तथा 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से नरवाना में बने बाल भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा 6 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से लगभग 5 गाँव में सिंचाई के लिए पानी के पुनः उपयोग हेतु परियोजना तथा साथ ही 3 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बड़सीकरी माइनर के जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया।
हरियाणा सरकार देगी अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की 646वीं जयंती के उपलक्ष्य में जींद जिला के नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देगी। इसके लिए सभी कैडरों में चिन्हित कर आगामी 3 महीने में कोटा तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति के लोगों को उद्योग लगाने के लिए बड़ी सहायता की घोषणा करते हुए कहा कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीद पर अब 20% की छूट दी जाएगी। अभी तक 10% की छूट दी जाती थी। इसके अलावा व्यापार करने के लिए भी जो ऋण दिया जाता है उस पर भी ब्याज में अन्य वर्गों के मुकाबले 20% की ज्यादा छूट दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार व उद्यमिता के लिए बढ़ावा देने के लिए बैंकों के अलावा सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लगभग 32% बच्चे आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिस समाज के इतने अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हों वह समाज निश्चित रूप से तरक्की की ओर अग्रसर होगा। इन बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मुफ्त यानी फ्री में कोचिंग दिलाई जाएगी। उपराष्ट्रपति ने किया सूरजकुंड मेले का उद्घाटन। सीएम खट्टर बोले, विश्व की लोक कलाओं, विरासत व विविधता को देखें एक मंच पर। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 19 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर हस्तशिल्पियों व कलाकारों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी के मामले में भारत विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है। इसमें कला व शिल्पियों का अहम योगदान है। धनखड़ ने कहा कि पहले हमारा देश जहां आर्थिक प्रगति के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर था, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब निरंतर तरक्की करते हुए 5वें स्थान पर आ गया है और जल्द ही अव्वल नंबर पर होगा। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत को विश्व के मानचित्र पर उज्जवल करने में इस हस्तशिल्प मेले का अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हमारे देश की विविधता में एकता की कड़ियों को मजबूत करने के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को भी आगे बढ़ाता है। साथ ही खट्टर ने कहा कि सूरजकुंड मेले में होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन। आपको यहाँ पर बताते चलें कि आप बुक माई शो पोर्टल पर जाकर मेले के लिए ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। छुट्टी के दिन टिकट की कीमत 180 रुपए रहेगी, जबकि अन्य दिनों की बात करें तो यह 120 रुपए रहेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव व सचिव कृष्ण कुमार ने शुक्रवार को जारी प्रेस वक्तव्य में बताया कि सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी यानी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय परीक्षाओं की तिथि पत्र में बदलाव किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय की 14 मार्च को होने वाली राजनीतिक विज्ञान विषय की परीक्षा 13 मार्च को और 13 मार्च को होने वाली सैनिक विज्ञान, नृत्य, मनोविज्ञान एवं संस्कृत व्याकरण भाग 1 केवल गुरुकुल व संस्कृत विद्यापीठों के लिए, आर्ट्स पद्धति व गुरुकुल व परंपरागत संस्कृत विद्यापीठ विषयों की परीक्षा 14 मार्च को संचालित करवाई जाएगी। सेकेंडरी यानी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय की 13 मार्च को होने वाली गणित विषय की परीक्षा 14 मार्च को संचालित होगी। उन्होंने बताया कि संशोधित तिथि पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि सेकेंडरी कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से प्रारंभ होकर 25 मार्च तक और सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से प्रारंभ होकर 28 मार्च 2023 तक संचालित करवाई जाएंगी। शेष परीक्षाओं की तिथियां जैसी थी वैसी ही रहेंगी। HBS से अपडेट। अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय 9वीं व 12वीं एनरोलमेंट के लिए 3 फरवरी से यहां करें ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से अराजकीय अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्रों के एनरोलमेंट रिटर्न 3 फरवरी से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर दिए गए लिंक school.bses.net पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव कृष्ण कुमार ने शुक्रवार को बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए एनरोलमेंट आवेदन ऑनलाइन भरने के लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। सभी विद्यालय मुखिया बिना विलंब शुल्क के 3 फरवरी से लेकर 6 फरवरी 2023 तक आवेदन करना सुनिश्चित करें। इसके बाद प्रत्येक छात्र विलंब शुल्क 200 रुपए सहित 7 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक, तो वहीं 300 रुपए विलंब शुल्क सहित 9 फरवरी से 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों के विवरणों में शुद्धि की बात करें तो 9 फरवरी से 10 फरवरी तक करना सुनिश्चित करें।
अभय सिंह चौटाला बोले, केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़ी चीजों की सब्सिडी में भयंकर कटौती कर किसान विरोधी होने का दिया परिचय। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने साल 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में किसानों से जुड़ी सभी चीजों की सब्सिडी में भयंकर रूप से कटौती की है। फर्टिलाइजर, फूड और पेट्रोलियम जो किसानों से संबंधित है, इनकी सब्सिडी में कटौती करके भाजपा सरकार ने किसान विरोधी होने का परिचय दे दिया है। अभय सिंह चौटाला ने बताया कि 2023-24 में फर्टिलाइजर सब्सिडी 22%, फूड सब्सिडी बजट में 32% घटा दिया है। वहीं खेती की बात करें तो खेती के लिए जो डीजल किसान उपयोग करता है, उस पेट्रोलियम की सब्सिडी बजट में 34% घटा दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सब्सिडी कम होने के कारण खाद के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे फसल की लागत और ज्यादा हो जाएगी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का दम भरने वाली भाजपा सरकार अभी तक किसानों की आय को दोगुनी नहीं कर पाई है, अपितु खेती की लागत को दोगुनी करने में सफल रही है। वहीं भाजपा सरकार बड़े उद्योगपतियों के लिए बजट बना रही है। अभय चौटाला ने आगे बताया कि बड़े शर्म की बात है कि भाजपा ने 8 साल के कार्यकाल में बड़े उद्योगपतियों को 10,70,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा माफ कर दिया है, लेकिन किसान आज भी अपनी फसलों के उचित दामों के लिए MSP की मांग कर रहा है, जिसकी बजट में पूरी तरह से अनदेखी की गई है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले किसानों से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का वायदा किया था, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया है। सोनीपत जॉब्स अपडेट, 122 पदों पर निकली भर्ती, जानिए कब से शुरू होंगे आवेदन। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय यानी BPS MB खानपुर कला सोनीपत में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप भी आवेदन भेजना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। आवेदन करने की शुरू तिथि की बात करें तो 12 फरवरी 2023 तय की गई है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 4 मार्च 2023 रहेगी। शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें। कुल 122 नॉन टीचिंग पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आज ही करें महिला सम्मान बचत पत्र योजना में निवेश, 2 साल तक मिलेगा लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में नई घोषणा करते हुए महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने बताया कि महिलाएं 2 साल यानी कि साल 2025 तक इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। इस स्कीम के तहत महिलाएं 2 लाख रुपए तक का महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती है। इस स्कीम में निवेश करना महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अच्छा बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह बचत पत्र बैंक जारी करेंगे या फिर पोस्ट ऑफिस अथवा किसी अन्य माध्यम से जारी किए जाएंगे। 1 साल की FD के मामले में SBI, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.7% के हिसाब से ब्याज दे रहा है, तो इसी प्रकार से 2 साल की FD के मामले में इंडसइंड बैंक 7.5% इंटरेस्ट दे रहा है, जो कि सभी बैंकों की तुलना में ज्यादा है। इसके अलावा ICICI बैंक और HDFC बैंक भी 7% के हिसाब से ब्याज ऑफर कर रहे हैं। वहीं 3 साल और 5 साल की FD की बात करें तो इंडसइंड बैंक की तरफ से 7.25% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बचत पत्र पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है, जिसे लोग टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं। पोस्ट ऑफिस के जरिए सरकार किसान विकास पत्र योजना चलाती है। इसकी अवधि 124 महीने यानी कि 10 साल 4 महीने की है। आम लोगों को गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों से राहत, अब इतने रुपए में बिकेगा आटा। आम लोगों को गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए केंद्रीय भंडार ने गुरुवार से 29 रुपए 50 पैसे प्रति किलो आटा बेचना शुरू कर दिया है, जबकि सहकारी समितियां यानी नेफेड और NWCF 6 फरवरी से एक ही कीमत पर आटा बेचेंगी। खाद्य मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। एक बयान में कहा गया है कि इन संस्थाओं ने 29 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ गेहूं के आटे को भारत आटा या फिर कोई अन्य उपयुक्त नाम के रूप में ब्रांड करने पर सहमति व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय भंडार ने गुरुवार से ही 29.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आटा बेचना शुरू कर दिया है। घरेलू उत्पाद में गिरावट के कारण पिछले कुछ महीनों में देश में गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतें बढ़ी हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS पर 2 राज्यों के CM आमने सामने। अशोक गहलोत बोले, खट्टर को किसी ने गलत बताया। हरियाणा CM ने कहा था राजस्थान इसे लागू नहीं कर रहा। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS को लेकर हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर को ओपन लेटर लिखकर पलटवार किया है। CM गहलोत ने लिखा है, हरियाणा CM का बयान तथ्यात्मक नहीं है। उन्होंने OPS को हरियाणा में भी लागू करने की सलाह दी, साथ ही केंद्र को सिफारिश भेजने को कहा। बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम पर कहा गया था कि राजस्थान सरकार इसे राज्य में लागू नहीं कर रही है। राजस्थान के CM ने चिट्ठी में लिखा है कि प्रिय मनोहर लाल खट्टर जी, मीडिया के माध्यम से पता चला है कि आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS पर बयान देते हुए कहा कि राजस्थान ने ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा को वापस ले लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लिखा कि राज्य में 1 अप्रैल 2022 से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। उन्होंने लिखा है कि आगे भी सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा।
हिसार दूरदर्शन का मामला संसद में उठेगा। हिसार में दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर वार, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने पर सीएम पर ली चुटकी। हरियाणा के हिसार में दूरदर्शन बंद करने पर धरना दे रहे कच्चे कर्मचारियों को शुक्रवार को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उनके बीच पहुंचकर समर्थन दिया। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने में हिसार दूरदर्शन का सबसे बड़ा अहम योगदान रहा है, लेकिन सरकार ने हिसार दूरदर्शन को बंद कर दिया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसका अब अपना दूरदर्शन केंद्र नहीं है। अब अगले सप्ताह हिसार दूरदर्शन का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वर्तमान समय में अर्धसैनिक बल की नौकरी पुरानी पेंशन स्कीम में नहीं आती है। बीते दिन संसद में सवाल उठाया गया था कि पैरामिलिट्री बल के जवानों को भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। वहीं हरियाणा के कर्मचारियों को कांग्रेस पार्टी पहले ही वादा कर चुकी है कि अगर 2024 में कांग्रेस सरकार आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के व्हाट्सएप के मैसेज पढ़कर बयान दिया जाने पर चुटकी लेकर दीपेंद्र ने कहा कि व्हाट्सएप के मैसेज पर ज्यादा ध्यान न देने के बजाय धरातल पर उतरकर विचार विमर्श करें। राजस्थान, पंजाब में यह योजना लागू की गई है। हरियाणा में भी पुरानी पेंशन योजना लागू की जा सकती है। झज्जर में आधा दर्जन गांव के लोगों का प्रदर्शन, बुढ़ापा पेंशन और बीपीएल कार्ड काटे जाने पर रोष, खराब सरसों पर मांगा मुआवजा। हरियाणा के झज्जर में परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल पी को ढाल बनाकर सरकार द्वारा काटी जा रही बुढ़ापा पेंशन और बीपीएल कार्ड से वंचित बेरी के आधा दर्जन गाँव के ग्रामीणों ने शुक्रवार को झज्जर में लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेरी क्षेत्र के गाँव ठीठ, मलिकपुर, चिमनी, ढराना, सिवाना सहित आधा दर्जन गाँव के ग्रामीण, जिनमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, ने लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार के फैसले पर आक्रोश जताया। इन सभी का कहना था कि सरकार ने परिवार पहचान पत्र को ढाल बनाकर अनेक लोगों की न सिर्फ बुढ़ापा पेंशन काट दी है बल्कि उनका बीपीएल राशन कार्ड भी खत्म कर दिया है, जो कि न्याय संगत नहीं है, जबकि उनका सहारा ही बुढ़ापा पेंशन और बीपीएल कार्ड था। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना था कि यदि परिवार पहचान पत्र ही इनकम का आधार है तो फिर सरकार को चाहिए कि मंत्री और विधायकों के भी परिवार पहचान पत्र से इनके भत्ते और इनकी पेंशन काटनी चाहिए। गरीब आदमी को खत्म करने का सरकार फैसला क्यों ले रही है? डीसी ने सभी मामले में राहत दिए जाने की बात कही है। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि उनकी बुढ़ापा पेंशन और बीपीएल कार्ड बनाने के साथ साथ पाले से खराब हुई सरसों की फसल की विशेष गिरदावरी कराकर उसका मुआवजा भी दिया जाए। उन्होंने चेताया कि यदि सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो वह एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने को मजबूर होंगे। लगातार 5वें दिन बाजार में तेजी, सेंसेक्स 909 अंक बढ़कर 60,841 पर बंद, निफ्टी 243 अंक चढ़ा। सरकारी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स की बात करें तो 909 अंकों की तेजी के साथ 60,841 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 243 अंकों की तेजी के साथ 17,854 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी सामने आई है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी रही तो वहीं 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। मार्केट में इस तेजी के बीच अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 57,788 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो ये 69,539 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। डॉलर रुपया के मुकाबले 34 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 81 रुपए 86 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।